जलपा ठक्कर फ्रॉम कल्चर सिग्नेचर। थैंक यू सो मच। तो मुझे पहले से ही बताइए कि एक कॉर्पोरेट की लड़की, उसे गांव के कंगन और बाली में ऐसा क्या दिखा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं था? जॉब तो की मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 6 इयर्स मैंने स्पेंड कर दिए, बट कहीं ना कहीं अंदर था कि नहीं, ये दिस इज नॉट मी। जिन चीजों को लोग कबाड़ी समझते हैं, उन चीजों को आपने गहना बनाया, श्रृंगार किया। जो बंजारा कम्युनिटी है, तो जो पुराने कॉइन्स हैं उसमें से उन्होंने ज्वेलरी बनाई है। मुंबई में बहुत से लोगों से काम किया है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है। थे सनी लियोनी। तो कभी किसी सेलिब्रिटी जिनके टेंट्रम्स इतने हाई होते हैं, जो भी मेरे पास बॉक्स रिटर्न आया वो सब टूटा फूटा है। और एक टाइम ऐसा आया कि आपको अपनी सबसे फेवरेट प्यारी स्कूटी को बेचना पड़ा, तो ये आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से लोगों की कई बीमारियां भी ठीक हुई हैं। हाँ। मुझे श्री श्री रविशंकर जी के बारे में थोड़ा और बताइए डिटेल में। सामने से आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने बहुत यूनिक आर्ट अपने लिए अपनाया है। एक यूनिक कल्चरल आर्ट ज्वेलरी की आर्ट को कैसे बाहर लोगों तक, विदेश तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, उस हुनर को उन्होंने अपने भीतर तलाशा है। उनकी ज्वेलरी जितनी फैशनेबल है उतनी ही कल्चरल और ऑथेंटिक है, और जितनी उनकी ज्वेलरी ऑथेंटिक है उतनी ही सिंपल उनकी स्माइल और पर्सनालिटी है। आपका नाम है जलपा ठक्कर फ्रॉम कल्चर सिग्नेचर। वेलकम जलपा जी। थैंक यू सो मच। होप आपको यहाँ मजा आएगा। इस पॉडकास्ट को कैजुअली एंजॉय कीजिएगा और अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कीजिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे बेहतरीन सवाल पूछकर ऑडियंस को आपकी लाइफ से इंस्पायर कर पाए। जरूर। तो मुझे पहले से ही बताइए कि कॉर्पोरेट की लड़की जो शहर में रही हुई है, उसे गांव के खेड़े के कंगन और बाली में ऐसा क्या दिखा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं था? पहले से ही मुझे ज्वेलरी, हमारी जो पुरानी आर्ट है, जो हमारे पुराने गहने हैं, मम्मी के, दादी के, नानी के, तो हमेशा मैं छोटी सी थी तब से उनसे ले लेके मैं पहनती थी। और ज्वेलरी हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करती है। और अगर कलरफुल है कुछ, कच्ची वर्क ले लीजिए, या तो वो हमेशा से ही मुझे ऐसे अट्रैक्ट करता था। मुझे स्टाइल करना पसंद था, छोटी थी तब से ही वो सब मैं पहनती आ रही हूँ। और पहले से ही कहीं ना कहीं माइंड में था कि आर्ट रिलेटेड कुछ करना है। तो जॉब तो की मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 6 इयर्स मैंने स्पेंड कर दिए, बट कहीं ना कहीं अंदर था कि नहीं, ये दिस इज नॉट मी। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको रास नहीं आई लगता है? और सीखा बहुत कुछ। Okay. बहुत कुछ सीखने मिला वहां से। कॉर्पोरेट की दुनिया ने ऐसा क्या सिखाया जो आज भी आपको काम आ रहा है? प्रेशर। ओके। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसे तो माना जाता है प्रेशर कुकर की तरह। yes. लेकिन वो प्रेशर कैसा होता है, थोड़ा यंगस्टर्स को बताइए। बहुत बहुत प्रेशर मैंने फील किया है उस टाइम पे। और कहीं ना कहीं आज मैं जो हूँ उसी में से मैं पास हुई हूँ, तब जाके मैंने ये सब मैनेज, बैलेंस करना वहीं से मैंने सीखा है। कह सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट की दुनिया उस प्रेशर के अंदर में आपको मोर डिसिप्लिन, मोर क्रिएटिव, मोर मल्टीटास्किंग बना देता है। यस, 100%। तो आप है उस लेवल पे मल्टीटास्किंग? हम तो देखते हैं, बट जिन चीजों को लोग कबाड़ी समझते हैं, फेंक देना चाहते हैं, शहर के लोग पसंद नहीं करते हैं, उन चीजों को आपने गहना बनाया, श्रृंगार किया। ये कला आपने कैसे पाई? मतलब इस चीज को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे पेश कर पाए? मैं थोड़ा सा इस बारे में ज्यादा डिटेल में। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे और जो बंजारा कम्युनिटी है, जो डे टू डे मजदूरी का काम करके अर्न करते हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं, डे टू डे कमाते हैं और खाने पीने में स्पेंड कर देते हैं। फिर भी अगर आप उनकी जाके ज्वेलरी देखेंगे तो जो हमारे पुराने सिक्के हैं, पुराने कॉइन्स हैं, वो कॉइन में से उन्होंने ज्वेलरी बनाई है। वाओ। बिकॉज वो गोल्ड, सिल्वर ये सब तो ले नहीं सकते हैं। Okay. तो जो पुराने कॉइन्स हैं उसमें से उन्होंने ज्वेलरी बनाई है और वो वही पहनते हैं। मैंने देखा है कि कई बार वो जो राजा महाराजाओं के टाइम के सिक्के होते हैं, आज जो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू है, बट जो हमारे इंडियन रुपीस हैं, जो राजा महाराजा के टाइम पे जो कौड़ियां वो सब होती थी, जो अभी भी म्यूजियम में कहीं ना कहीं देखने मिलती हैं, तो वो किसी ना किसी लेवल पे वैल्यूएबल है। बट जो हमारे पुराने इंडियन कॉइन्स हैं जो अब नहीं चलते हैं, जैसे 25 पैसा है, 50 पैसा है, 10 पैसा है, 5 पैसा है, 2 पैसा है,
वो सब जो पुराने कॉइन है उसमें से ज्वेलरी बनती है। उसमें से ज्वेलरी? हाँ जी। और आप लेडीज को वो पसंद आ जाती है? हाँ। अद्भुत है आप भी। Yes. एक मैंने आपकी जर्नी रिसर्च की थी और कुछ चीजें मुझे पता चली। केवल 5,000 रुपए से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जी। तो इतने कम पैसों से बिजनेस कैसे करते हमें भी सिखाया, हम भी कुछ बड़ा काम करें कम पैसों के अंदर में और लोग भी सीख पाए। तो मैंने जो फर्स्ट मेरा बिजनेस करने का मैंने सोचा तब मेरे पास खुद की सेविंग्स जो थी 5,000 थी। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड के वेकेशन से ही मैंने अर्न करना स्टार्ट किया था। ओके। तो पहले से ही ऐसा था कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद अर्न करना है, खुद अपने लिए स्पेंड करना है। तो मेरा ग्रेजुएशन भी मैंने खुद अपने पैसों से ही कंप्लीट किया है। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब वी वर इन अ स्ट्रगलिंग पीरियड। तो 5,000 थे मेरे पास और फिर एक रेफरेंस लेके मैंने कुछ माल खरीदा। क्या चीज का बिजनेस आपने स्टार्ट किया सबसे पहले? मैंने स्टार्ट किया था कच्ची हैंडीक्राफ्ट से। कच्ची हैंडीक्राफ्ट? हैंडीक्राफ्ट, हाँ। मतलब क्या एग्जैक्टली उसको बोलते हैं? क्या जो गामठी वर्क बोला जाता है जिसमें कच्ची आर्ट होती है। कच्छ का जो एक स्पेसिफिक वर्क है, हैंड वर्क बोला जाता है, जिसमें मिरर वर्क होता है, थ्रेड वर्क होता है, बीड वर्क होता है। वो सब के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर्सेस बनते हैं, कुर्तीज बनती हैं, गामठी जैकेट्स बनते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने वहां से किया था। गरबा रबाड़ी जिसको बोलते हैं हाँ उस टाइप का हाँ चीजें? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो रबाड़ी ड्रेस की हाँ डिमांड शहरों में रहती है? नवरात्रि के टाइम पे तो बहुत डिमांड होती है। और इनका विदेशों में? हाँ, विदेशों वाले मतलब फॉरेनर्स भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत कलरफुल होता है और पूरा हाथ से बना हुआ होता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था और आपके प्रोडक्ट्स देख रहा था, हम ऑडियंस को बताएंगे आपके प्रोडक्ट्स और वीडियोस के बारे में। तो फैशन के लिए लोग मुंबई जाते हैं, फैशन के लिए लोग पेरिस जाते हैं, और मुंबई वाले, पेरिस वाले, ऑस्ट्रेलियन पीपल, डिजाइनर्स ढूंढते हुए आपको सूरत में आते हैं। हाँ। इस छोटे से शहर में 3 टायर सिटी है ये, और इस शहर के अंदर से आप मुंबई में बहुत से लोगों से काम किया है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, किन लोगों से थोड़ा सा एक एक बात बताएं। अभी मैंने रिसेंटली 2023 में टाइम्स फैशन वीक के साथ कोलैबोरेशन हुआ था हमारा रोहित वर्मा के साथ। इज़ अ वेरी वेल नोन डिज़ाइनर, और वो मुझे एक मुंबई एग्जीबिशन में मिले थे और उनको मेरे पास जो विंटेज कलेक्शन है स्पेशली इन अफगान जूल्स, तो उसमें उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन हुआ था। और उसमें जो मेन थे वो थे सनी लियोनी, जिन्होंने पूरा अफगानी लुक स्टाइल किया था। और दैट वाज लाइक बिग शॉट फॉर मी। वंडरफुल। और भी थे, मतलब मैंने एक ऑस्ट्रेलियन डिजाइनर का भी लेटेस्ट आपके साथ कोलैब देखा है। अभी रिसेंटली हुआ 2014 में, दैट्स विद टाइम्स फैशन। एंड उन्होंने पूरा एकदम वेस्टर्न लुक के साथ पूरा नाक में नथ लगाया है और बहुत अलग से स्टाइल किया है। तो वो भी अभी रिसेंटली हुआ है। और कौन से डिजाइनर्स के साथ आपने काम किया हुआ है? बहुत सारे डिजाइनर्स के साथ टाई अप होते रहते हैं, कोलैबोरेशंस होते रहते हैं। गुजरात इंडस्ट्री, यू नेम इट, एंड सबके साथ हुआ है काम। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में कोई बाकी नहीं है? कोई बाकी नहीं है। किंजल दवे, एवरीबॉडी, किंजल दवे, गीताबेन रबारी, ऐश्वर्या मजमूदार, भूमि त्रिवेदी, बहुत सारे। और ये जो जितने डिजाइनर्स होते हैं ये अपना ब्रांड नेम लगाते हैं आपकी ज्वेलरी के साथ जी। और आपका ब्रांडिंग या नेमिंग नहीं आता है। इज इट ओके? मतलब कभी आपको ऐसा बुरा नहीं लगता? नहीं, हमेशा आता है। They put on your name like jewelry they is by... proudly put on my name this jewelry from Culture Signature. ओह वाओ। कभी ऐसा आपने किया है कि भाई कोई अपने आपका नाम नहीं लगा कि अपना नाम लगाना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बट एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि कोलैबोरेशन में जब हम ज्वेलरी भेजते हैं, तो कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं वो बहुत अच्छे से उसको वैल्यू करते हैं, अच्छे से पैक करके रिटर्न करते हैं। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जो भी मेरे पास बॉक्स रिटर्न आया वो सब टूटा फूटा, सब मैस था। तो मैंने कॉल किया तो शी वाज लाइक कि हाँ तो क्या है, भेज तो दिया। एंड आई वाज लाइक सीरियसली ऐसे भेजते हैं? तब थोड़ा हुआ था। ओके। तो फिर दोबारा उनसे काम किया आपने फिर?
फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे नहीं करना है, बट उनके 2-3 बार कॉल आ गए कि फिर से कोलैबोरेशन करते हैं और इस बार मैं अच्छे से भेजूंगी। सो 2 बार मना करने पे उन्हें सबक मिल चुका था। ओके, एंड कभी कोई ऐसा सेलिब्रिटी या, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कभी किसी को आप पे गुस्सा आ ही नहीं सकता, तो कभी किसी सेलिब्रिटी जिनके टेंट्रम्स इतने हाई होते हैं, उन्होंने आपके ऊपर में कुछ ब्लास्ट दिखाया हो कि ये क्या भेज दिया, ये हमें नहीं पसंद है? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। और काफी कॉल तो ऐसे भी आते हैं, मैं उनको सामने से पूछती हूँ कि आपको किस टाइप का ज्वेलरी चाहिए, आपके आउटफिट कैसे है, तो बोलते नहीं तू भेज दे, तो जो भेजेगी वो परफेक्ट ही होगा। तो ऐसा भी होता है। ओके, किसी के टेंट्रम्स कभी आपने देखे हैं? मतलब आपके साथ तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आप जब उनके साथ सेट्स पे जाते हैं, फैशन शोज में जाते हैं, तो उनके एटीट्यूड्स कैसे रहते हैं? हाँ, मैंने दूसरों के साथ देखा है उनको एटीट्यूड में रहते हुए, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ है। बहुत हाई टेंट्रम्स होते हैं उन सबके, होते हैं। सो बच के रहना चाहिए। बच के रहना चाहिए। और एग्जैक्टली। कुछ लोग होते हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, तो हर तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में। एंड यू हैव ग्रोन योर बिजनेस टू फ्रॉम B2B आल्सो, आप अदर स्टोर्स में भी सप्लाई करते हैं? यस यस यस। सो यू आर लुकिंग फॉर फ्रेंचाइजी मॉडल, नो। ओपनिंग स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया? यस, ऑल माय ओन। ऑल माय ओन, एंड यू आर सून कमिंग अप विद दैट? यस, वेरी सून। सो कब हम देखेंगे कल्चर सिग्नेचर 10x10, 20x20 के बड़े से बैनर में, जिसमें एक फोटो आपकी होगी वहां पे और एक फोटो कोई टॉप के मॉडल या डिजाइनर की होगी, एंड यू विल बी लाइक रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड इन द इन बिग वे? 2025। दैट्स योर बिग ड्रीम कमिंग अप? यस। होप हम वहां मौजूद होंगे, उसके रिबन काटने में आपके पीछे खड़े होंगे। पक्का। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, लोगों तक आप पहुंचे हैं, तो हाँ जी। पहुंचे कैसे हैं? मतलब आज बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि इस बड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में अपनी एंट्री ले, लेकिन आपको बहुत आसानी से ये लोग अप्रोच करते हैं और इस छोटे से शहर में, मुंबई जैसे शहर को टक्कर दे रहे हैं। इस चैनल को कैप्चर कैसे किया गया है? मैं एग्जीबिशंस करती हूँ, तो एग्जीबिशंस में काफ़ी विजिटर्स आते हैं, और जब आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो डेफिनेटली वो नोटिस भी करते हैं। और स्टाइलिस्ट बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में हैं, कोलैबोरेशंस होते रहते हैं। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसा भी हुआ है कि सामने से कॉल आया है कि अगर मैं नाम बताऊं तो विद्या बालन की टीम से सामने से कॉल आया था। मैं इस स्टोरी को रिसर्च कर रहा था, जी। तो मुझे थोड़ा सा और डीप जानना है कि विद्या बालन जी आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, एंड हाउ वाज दैट फीलिंग गोइंग ऑन देयर? अमेजिंग। सो आप उनसे मिले हैं? हाँ जी, मैं उनके घर गई हूँ। और क्या नेचर है उनका? वेरी डाउन टू अर्थ। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वैसे हम लोग बात कर रहे थे। आई वॉज वेरी नर्वस, बट 5 मिनट में ही उनका जो वेलकमिंग जो उन्होंने किया, उन्होंने जो मेरे साथ बातचीत की, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे, तो वो 5 मिनट में ही मैंने इतना कंफर्टेबल फील किया, और फिर जो नर्वसनेस थी वो चली गई। और जैसे हम फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे होते हैं या कोई पुरानी दोस्त के साथ बैठ के बातें करते हैं, वैसे हमने बातें तो ऐसी एक कोई खास बात विद्या जी के बारे में बताइए ना। मतलब हमने तो उन्हें देखा था सबसे पहले हम 5 में हैं, हाँ, जो वो उनका डॉन वाला Yes. अवतार था, भाई वाला अवतार था। देन उसके बाद आज की तारीख में अगर फुल आउट द जर्नी देखें तो आज वो भी रील्स में मास्टर है, हाँ। बबलीनेस अभी भी उनका मेंटेन है। तो शी इज सेम दैट चाइल्डिश। हाँ, बट हमें ऑन स्क्रीन ऐसा लगता है कि शी इज अ वेरी लाइक बॉसी पर्सनालिटी, और हमेशा ऐसे थोड़ा उसमें रहते हैं, बट उनके घर पे गए तो ऐसा लगता है बहुत छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। तो वो बचपना उनका अभी भी रह गया है। पहले मैंने आपके जब रिसर्च करा तो पहले आप लोगों के साथ कोलैब कर रहे थे या आपने बहुत सारे फैशन डिजाइनर के साथ काम किया। रिसेंटली आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आपने अपने आप को ही मॉडल बना दिया है। दैट चेंज, दैट ट्रांसफॉर्मेशन एज एन एंटरप्रेन्योर टू बिकम अ मॉडल फॉर योर सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्यों लाया आपने और किस लिए? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्वेलरी पहनना मुझे हमेशा से अच्छा लगा है, तो धीरे धीरे मैंने अपनी ही ज्वेलरी पहनना स्टार्ट किया। पहले मैं छोटा छोटा कुछ पहन लेती थी, बट जब मैंने मेरे सिग्नेचर पीसेस जो बड़े होते हैं, थोड़े ह्यूज होते हैं साइज में, और स्टेटमेंट लुक देते हैं, तो वो पहनना मैंने स्टार्ट किया, और मैंने नोटिस किया लोग नोटिस कर रहे हैं, आके कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं,
डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया जो मैंने पहना है तुरंत बिक जाने लगा। तो मुझे लगा कि अगर मैंने पहना है, वो देख के लोगों को समझ में आ रहा है कि अच्छे से कैरी करो तो ये सुंदर लगेगा, तो पीपल स्टार्ट बाइंग इट। ये कुछ स्ट्रैटेजी वैसी नहीं हो गई है कि जैसे मॉडल्स पहनते हैं तो उनपे तो सब कुछ अच्छा लगता है, दे कैन कैरी एनी डैम थिंग, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, लेकिन जब एक समझे ना कि एक्सेल साइज के कपड़े आने लगे तो एक्सेल साइज के लोग जब पहनते तो उसे अपनापन लगता है। हाँ, बस तो, वही कि ये मेरे लिए भी बना है करके कुछ। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि अगर वो ऐसे देख रहे होंगे कि अगर जलपा पे अच्छा लग रहा है तो मेरे पे भी अच्छा लगेगा। कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई थी, आपने बिल्स खुद भरे हैं, साथ साथ में आपने अपने घर में मेडिकल इमरजेंसी को भी टैकल किया है, उसके साथ में पढ़ाई भी की है, तो यहाँ से आप कमा रहे हो, बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस शायद उस समय पे नहीं था, राइट? नहीं। हाँ, तब मैं छोटे मोटे ट्यूशंस करवा लिए, पेपर चेकिंग कर लिए, वैसे साइड अर्निंग करती रहती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि आपको अपनी सबसे फेवरेट प्यारी स्कूटी को बेचना पड़ा। वो थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ था और क्यों ऐसा हुआ? एक टाइम आया था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए फैमिली में। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उस टाइम पे पापा की अर्निंग ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, एंड उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से बार बार उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, एंड उस टाइम पे इतना कुछ खास अर्निंग नहीं था और फैमिली में और कोई भी नहीं था जो अर्न करे, भाई भी छोटा था। तो उस टाइम पे कुछ सिचुएशंस ऐसी आई, जो एक टू व्हीलर थी तो वो खराब होती रहती थी, बार बार उसको सर्विस कराओ और ज़्यादा खर्चे बढ़ने लगे थे। तो बहुत छोटा सा पीरियड था, लेकिन वो पीरियड ने भी काफ़ी कुछ सिखाया। तो एक टाइम ऐसा आया कि ऑटो में ट्रैवल करना पड़ता था, जो नहीं पसंद होता था। जब अपने पास खुद का कुछ होता है और फिर वो भी एक समय आए कि ना हो और आपको कुछ ऐसे मोमेंट से गुजरना पड़े जो आपको खुद को पसंद नहीं आ रहा हो, तो तब ये मोमेंट आया था। बट ठीक है, उससे भी काफ़ी कुछ सीख के मैं आगे बढ़ी हूँ। क्या सीख पाए हैं, जरा मैं भी कोशिश करूँ अपनी जिंदगी में? जो मैंने अभी रिसेंट ईयर में सीखा है, तो बस जो बीत गया है उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए। बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट और फ्यूचर के सामने देखते रहो। यही है कि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है और वो अगर आप पार कर लेते हैं तो आगे अच्छा समय भी है। बट हाँ, वो समय आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर अच्छा समय है तो माइंड में ये भी रखिए कि अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, बस उसको कैसे, उस स्थिति को कैसे बनाए रखे, मन को कैसे संभाल के रखे, वो मैंने सीखा है। एक्चुअल कैरेक्टर तभी टेस्टेड होता है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि जब बुरे वक्त पे हम अपना वक्त को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ। लेकिन जब अब हमारे साथ जब समय गुजरता है, वक्त निकलता है और कुछ अच्छा होता है, तब पता चलता है कि वो हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो उस बुरे वक्त की भी अपनी एक अहमियत है। और कहते हैं ना कि हर वक्त भले बदल जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा, लेकिन जो बीत गया उसे ना भूला जाता है और आने वाले कल का हमें पता ना होता है। चलिए, मैं थोड़ी सी मस्ती की तरफ लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में और भी चीजें मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि बिजनेस के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है आपसे, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं पूछ सकता, थोड़ा सा मस्ती करते हैं आपके साथ। आपकी एक दुखती नस है, आपके क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आप बहुत चटोरी हैं, खाना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, और इतना ज्यादा पसंद है कि आपके दोस्तों का ये कहना है कि आप फ्लाइट लेके, ट्रेन लेके, मीलों दूर ट्रैवल करके भी चले जाएंगे, लेकिन वो खाना है तो खाना है। खाना है तो खाना है। हाँ। ऐसा किस चीज के लिए किया था, क्या खाने के लिए आप इतना दूर गए थे? हाँ, काफी बार गए। अभी रिसेंटली हमने एक ट्रिप किया था वापी और मुंबई हाईवे पे, पारसी डेयरी करके एक जगह है, तो बहुत फेमस है। हाँ जी, तो सूरत से हम स्पेशली वहाँ पे लंच करने के लिए गए थे। स्पेशली पारसी डेयरी पे लंच करने के लिए सूरत से गए थे। और कौन सा ऐसा किया हुआ है, कोई बहुत दूर गए हो?
बहुत दूर अभी रिसेंट तो मुझे नहीं याद आ रहा है, बट हाँ इडली खाने के लिए भी हम काफी दूर दूर तक गए हैं। बैंगलोर? खमन खाने के लिए, हाँ जी, बैंगलोर गए हैं। इडली खाने के लिए बैंगलोर स्पेशली ओनली फॉर इडली वन डे? हाँ मतलब ऐसा था कि कुछ एक इवेंट है और साथ साथ में इडली भी खा लेंगे, ऐसा तो कनेक्ट हो गया था उस टाइम पे। तो ऐसा हो गया था कि इवेंट तो ठीक है, चलो जाएंगे तो इडली भी खा के आएंगे। सो आप बैंगलोर गए थे, राइट? बैंगलोर की बहुत फेमस है, मेरी बहुत फेवरेट जगह है, आई एम बोर्न देयर। तो बैंगलोर का एक बहुत फेमस है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स, यस, मेरा भी फेवरेट है। वाह, हम लोग वहां से कोई अगर आता है ना हमारे यहाँ, हम लोग ऑलमोस्ट 30-40 प्लेट्स फ्लाइट से मंगाते हैं। मेरे लिए भी मंगवा लीजिए। पक्का करेंगे। अब एक और चीज मेरे पास में आया है, एक आपका ड्रीम जो बचपन से आप देखते आ रहे हो और उसे अब आप पूरा कर रहे हो धीमे धीमे, दुनिया घूमने का। यस, वर्ल्ड टूर। ये क्यों आपके अंदर में है, कब से है ये? घूमने का तो पहले से ही शौक था, वो कहीं ना कहीं पापा से ही मिला है। पापा को भी बड़ा शौक था, वो बहुत घुमाते भी थे हमें। और मुझे ये वर्ल्ड टूर वाला जो याद आ रहा है, वो एक टाइम पे कोई कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन। तो ड्राइंग कंपटीशन में क्या बनाना है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। ओके। हाँ, नेक्स्ट डे ड्राइंग कंपटीशन है और ड्राइंग में मैं अच्छी हूँ। तो आंखें बंद की और सोचा कि क्या ड्रॉ क्या करो। और उस टाइम पे जो मैंने देखा आंखें बंद करके, तो मुझे पेरिस दिखाई दे रहा है, मलेशिया दिखाई दे रहा है, सिंगापुर दिखाई दे रहा है। तो वो जो पिक्चर्स हैं जो हम देखते आए हैं कि ये सिंगापुर है, ये मलेशिया है, ये एफिल टावर है, तो वो कहीं ना कहीं पूरा पिक्चर बनता गया। और नेक्स्ट डे मैंने ड्राइंग में वो पूरा बनाया एंड उसको टाइटल दिया वर्ल्ड टूर, माय ड्रीम वर्ल्ड टूर। और अब तक कहाँ कहाँ जाके आ चुके हैं? ये अभी नहीं बताना चाहूंगी मैं। क्यों? वर्ल्ड टूर करके आया, ये तो बहुत अच्छा है। नहीं, किया नहीं है, इट्स लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट मैं बच्चों को जब पढ़ाने जाता हूँ कई यंगस्टर्स को, तो मैं उनको बोलता हूँ अगर आपको वर्ल्ड टूर की इच्छा है तो आप अपनी एक विजन डायरी बनाएं, जहां जहां घूमना है उन सबके फोटोज कलेक्ट करें, उन डायरी पे चिपकाए, उन पे तारीख लिखे, कब कंप्लीट कर रहे हो, कब जाओगे, कब आपने कंप्लीट किया, क्या देखना पसंद है। आपने ऐसा कुछ बनाया हुआ है? विजन बोर्ड? जी, विजन बोर्ड है आपका? हाँ। और उस विजन बोर्ड में सिर्फ वर्ल्ड टूर है? नहीं, बहुत कुछ है, बट वर्ल्ड टूर मेन है। तो मैं वो विजन बोर्ड देखना चाहूंगा, पक्का। और मैं ऑडियंस को भी दिखाना चाहूंगा। नहीं, वो मैं सीक्रेट रखती हूँ, मेरे इवन माय फैमिली हैज नॉट सीन इट। और मेरे ख्याल से वो सबको दिखाना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो ये तो हुई मस्ती की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आपने जब 5,000 रुपए से शुरू किया, आपने गांठी कपड़ा कलेक्ट किया, तो कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कलेक्ट किया? क्या इसको आज कोई और शुरू कर सकता है 5,000 रुपए में? क्यों नहीं, कर सकते हैं। तो कैसे प्रोसेस शुरू किया था? मैंने पापा का एक रेफरेंस लेके, एक जो डीलर थे उनसे रेफरेंस लेके बात की कि मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट करना है और ये 5,000 रुपये आप एज अ डिपॉजिट रखिए। और उन्होंने मुझे तब 20,000 अराउंड का, ये 2013 एंड की बात है, और तब उन्होंने मुझे 20,000 का कुछ स्टॉक दिया था ऑन अ क्रेडिट। और उसके सेकेंड और थर्ड डे ही मेरा एग्जीबिशन प्लान हुआ था, और फिर उस एग्जीबिशन वाज सुपर सक्सेसफुल। और उसी में से पहले एग्जीबिशन में कितने पैसे आए थे? 45,000। तो वो 45 ज्यादा अहमियत रखता है या आज जो लाखों कमा रहे हो वो वाला? क्यों ऐसा? मतलब वो समय ऐसा था, मैं बहुत नर्वस थी, पहली बार कुछ ऐसा करना था जो मुझे ऐसा है कि अगर यहाँ फेल हो गई तो कैसे आगे क्या करूंगी, क्योंकि यही करना था। तो और अब उस कपड़े की या गारमेंट की जो कच्ची काम आपने लिया था, उससे अब आज आप ज्वेलरी बना रहे हैं, और मैंने आपकी ज्वेलरी देखी है, दे आर ब्यूटीफुल, बट दे आर हैंडमेड। ये कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से कारीगर हैं जो इस किस्म की हैंडमेड बनाते हैं? मैंने सूरत में कभी नहीं देखा।
जो कच्छी वर्क के जो पैचेस और सब होते हैं वो विंटेज होते हैं, पुराने पीसेस होते हैं। तो जब मैंने हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया तब मैं गारमेंट में डील करती थी, जो कच्छी वर्क के कुर्तीज होते हैं, जैकेट्स होते हैं। फिर मैंने उसके साथ साथ बैग एसेसरीज भी ऐड की थी, बटुआस एंड स्लिंग बैग्स, वॉलेट्स, वो सब भी वर्क वाला होता था। फिर उसके साथ मैंने विंटेज पैचेस जो होते हैं, कच्छी वर्क के टुकड़े होते हैं पुराने, तो वो भी रखती थी मैं। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही थॉट आया कि ये पैचेस में से क्या क्रिएट किया जा सकता है। ओके। देन आई स्टार्टेड मेकिंग द ज्वेलरी, जो कच्ची फैब्रिक भी है और उसके साथ मटेरियल कुछ ऐड किया है, रो मटेरियल्स फ्रॉम ज्वेलरी। कुछ टेसल्स लगा दिए, चेन लगा दी, घुंघरूज लगा दिए। मैंने तो देखा बर्तन भी लगा दिया आपने। मैंने कहीं पे एक छोटा सा कोई टुकड़ा देखा था कि कटोरी सी लगी हुई है बर्तन वाली, या चम्मच का एक कोई हिस्सा लगा हुआ है। तो वो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ जिससे वो यूनिक हो जाए। फिर कपड़ों के टुकड़े लगाए हुए हैं, डोरी यूज की है, रस्सियां यूज की हैं आपने। पैरेट्स आते हैं वुडन के छोटे छोटे, एलिफेंट्स आते हैं, कैमल आते हैं। तो फिर ये कहाँ से ढूंढते हो, कैसे आइडियाज आते हैं ये सब? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है इसे पहनता कौन होगा? जो लोग होते हैं ना जिनको सबसे अलग दिखना है, तो ज्यादातर मेरे क्लाइंट सब वैसे ही हैं। और फिर ये गांव के हाथ से भी आप कुछ ढूंढ के लेके आते हैं? हाँ, तो गांव में भी मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। छोटी छोटी कम्युनिटीज होती हैं, बंजारा कम्युनिटीज होती हैं, जिनकी ज्वेलरी बहुत अलग होती है। जैसे कच्छ रीजन में आप जाएंगे तो रबारी ज्वेलरी है, तो वो लोग जो पहनते हैं पैर में कडला पहनते हैं, हासली पहनते हैं, तो वो जनरल ज्वेलरी से काफी डिफरेंट है। और कुछ आप एमपी साइड में भी हैं? हाँ जी, एमपी साइड में लंबानी करके जो कम्युनिटी है, वो ज्यादातर मिरर वर्क और कलरफुल ज्वेलरी पहनती है, और लॉट्स ऑफ घुंघरूज होते हैं उनकी ज्वेलरी में। ये सारा हैंडमेड है? पूरा हैंडमेड है। तुम लॉकडाउन के टाइम पे तो ये सब बंद हो गया होगा? ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो आपने इन सबको कैसे संभाला? हाँ, मैं लॉकडाउन की एक बहुत इमोशनल स्टोरीज शेयर करना चाहूँगी। लॉकडाउन पे कुछ समय ऐसा आ गया था कि सब कुछ बंद था, ना ही कोई परचेस हो रही थी, ना ही कोई सेल हो रही थी। तो आर्टिस्ट जो होते हैं उनका तो यही है, उनसे ही वो अर्न करते हैं, तो वो बिल्कुल, और उन्हीं से उनका घर चलता है। तो ऐसे कुछ आर्टिस्ट टच में थे कि दीदी बिल्कुल अर्निंग बंद हो गया है, तो अगर आप कुछ परचेस कर ले। मेरे पास हमेशा से स्टॉक रहता है, तो मैंने बोला ठीक है, एक दो चीज़ मैं कुछ बाय कर लेती हूँ मेरे लिए। तो जब वो बात कर रही थी कॉल पे, तो बहुत इमोशनल उसके वॉइस में दर्द था, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उनकी 2 छोटी बेटियां थी, और वो आर्टिस्ट मधुबनी पेंटिंग करते हैं। शी इज फ्रॉम मिथिला, उनका नाम है चंदा जी। अच्छा। तो वो जब बात हुई तो बहुत इमोशनल हो गए थे कॉल पे, कि जैसे मेरा हमेशा से जो भी आर्टिस्ट मेरे कनेक्ट में रहते हैं उनसे बहुत ऐसे फ्रेंडली हो जाता है रिश्ता मेरा। तो कॉल पे भी ऐसे जनरली बात करते रहते हैं, कैसा है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि दीदी सब कुछ बंद है, कुछ बिक नहीं रहा है एंड ऑल। तो मैंने बोला ठीक है, साड़ीज और दुपट्टा या ऐसा कुछ मैं मेरे लिए थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। पर उसके साथ जो बात हुई ना, फिर मैंने सोचा कि सच में सिचुएशन ठीक नहीं है। अगर अर्न नहीं हो रहा है तो घर कैसे चल रहा होगा। बहुत गंभीर हो चुका था। उस टाइम पे मैंने भी फेस किया था, क्योंकि इनकम बंद थी, तो जो भी रेंट तो भरना ही है, अगर रेंट पे है आपकी जगह, इलेक्ट्रिसिटी चालू है, उसका बिल भरना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास तो सेविंग्स था, तो हम उसमें से कर रहे थे। बट जिनका रोज का अर्निंग है और रोज का खर्चा है, तो वो लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो एक थॉट आया कि जो उनकी आर्ट है उसमें से ही कुछ बनाए जो अभी चले। तो वो क्या था? और वो था मास्क। क्योंकि लॉकडाउन में 2 ही चीजें बिक रही थी, एक था खाना और एक था मास्क। तो आपने फिर क्या मास्क तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला चंदा दीदी आप एक काम करिए, कॉटन के फैब्रिक के मास्क बनाइए और मास्क के ऊपर आप पेंटिंग करके मुझे भेजिए। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर उनको 50 मास्क का दिया था। और फिर मैंने वो
मेरे सोशल मीडिया पे लॉन्च किया प्रोडक्ट, हाँ, और उसका इतना सुंदर रिस्पॉन्स आया। मैंने 50 से मास्क स्टार्ट किए थे, 50 नंबर से, और हमने नहीं तो साथ में मिलके 10,000 से ऊपर मास्क बनाए और बेचे। पेंटिंग वाले मास्क 10,000 से ऊपर? ज्यादा, हाँ जी। और इसे बनाने के लिए फिर कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ गई होगी? फिर जैसे जैसे मैं चंदा जी को ऑर्डर देने लगी तो दीदी मैं अकेली कैसे मैनेज कर पाऊंगी, इतने ऑर्डर्स आए हमें। हाँ। और फिर उन्होंने पूरी गांव की जितनी भी उनके साथ आर्टिस्ट होते हैं, मिथिला इज नोन फॉर पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, तो फिर उनके साथ 200 गर्ल्स एंड महिलाएं, फीमेल्स और जुड़ गई। और फिर ऐसे हमने यूएस यूके काफ़ी जगह से हमें इंटरनेशनली अवार्ड्स भी ऑर्डर्स भी मिले। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आई एम हैप्पी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। क्यों, कोई मिला नहीं या प्यार पे भरोसा नहीं? नहीं, बहुत लंबी लाइन है। सो रिजेक्ट करने में मजा आता है आपको? हाँ, काफी लोगों को रिजेक्ट भी किया है, मजा आता है ऐसा नहीं है, बट हाँ ऐसे लग रहा है कि जरूरत नहीं है ना, हैप्पीली सिंगल। बहुत सी फीमेल्स हैं जो मजबूरी में सिंगल हुई हैं, जो कुछ मजबूरी में अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकली है मुश्किल से। तो आप सिंगल हैप्पी रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि हाउ टू स्टे सिंगल ऑल्सो हैप्पी? मैं ये सोचती हूँ कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लाइफ का उद्देश्य क्या है ये बहुत मैटर करता है। तो मेरी लाइफ का जो उद्देश्य है, जो मैं अभी, आई थिंक दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू शेयर कि मैं क्या करना चाहती हूँ आगे। हाँ। मैं भी वही रीज़न है कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, और मैं खुश रहती हूँ। इसका रीज़न मैं पूरा श्रेय देती हूँ आर्ट ऑफ लिविंग को। जी, मैं 2014 से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ। मैं उस पे आऊंगा, उस पे भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपको कभी सैड नहीं देखा है, आप हमेशा खुश होती हैं, हमेशा हंसती रहती हैं। तो मैं भी ऐसी थी पहले, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना, कभी बात करना कभी नहीं करना। बट बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारी प्रैक्टिस से मैंने ये सब सीखा है। मैं एक पहलू को इसको टच करना चाहूंगा, बीइंग योर सिंगल लेडी। बहुत सी यंग फीमेल, उनको भी आज की तारीख में शायद में भी उनके पेरेंट्स की वजह से या मेट्रो के माहौल की वजह से, जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी अलग अलग लेके रिलेशनशिप्स को लेके, तो बहुत यंग लड़कियों को आज की तारीख में शादी पे विश्वास नहीं है। तो दो सवाल इससे निकलते हैं, क्या आपको भी शादी पे विश्वास नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों? और है तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि विश्वास कैसे लाया जाए? मुझे विश्वास नहीं है, ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, स्पेशली फीमेल्स को। और अगर आपने लाइफ में कुछ सोचा हुआ है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और अगर आप कहीं ना कहीं उसमें फंस गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और फिर कुछ समय ऐसा आता है कि आपकी वो चॉइस को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और वो सही समय जो है जब आप वो कर सकते हैं, वो समय आपका इस सब में चला जाता है, और फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जो बैलेंस के साथ, रिश्ते के साथ सक्सेस भी हुए हैं। हाँ, मैंने वैसे भी देखे हैं कि जो सेटल भी हैं, बच्चे भी हैं, और फिर भी वो अपनी चॉइस से अपने जो भी उनके गोल्स हैं वो कर रहे हैं। बट वही है कि वो स्किल होनी चाहिए आप में, आप वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं, आपके पार्टनर कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, वो आपको कितना समझ रही है, वो आपको कितना सपोर्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वो नहीं मिला वैसा एनवायरनमेंट, तो क्या, तो वो रिस्क फैक्टर बहुत। तो मैं जो अगला सवाल आप ही की बातों से जो मेरे मन में आया है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, पर्टिकुलरली फीमेल यंगस्टर्स, जिन्हें शादी पे विश्वास नहीं है,
उसका मेजर रीजन होता है उनके घर के अंदर में, रिलेशनशिप के अंदर जो कलेश चल रहा होता है, आजू बाजू के माहौल में जो चलता है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो भी हम अपनी वैल्यूज को छोड़ते जा रहे हैं, उन लोगों को अभी आपने जो बात कही कि बैलेंस आना चाहिए, गोल आना चाहिए, ओरिएंटेड आना चाहिए, वो लोग उस तक कैसे पहुंचे? क्योंकि उनका विश्वास तो अपने खराब एक्सपीरियंस से टूटा है और आपका विश्वास फ्यूचर को देख के बनता है। यहां तक जर्नी को कैसे लाया जाए? भले उन्हें शादी करनी न करनी, विश्वास आए न आए शादी के ऊपर, लेकिन एक पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग द सॉरी मगर एक लाइफ की तरफ पॉजिटिव देखने के लिए एक प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपका मन कितना बैलेंस्ड है, कितना स्थिर है, आप अपने मन को कैसे संभाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन लोग की तो हालत बिगड़ी रहती है। हाँ, तो वो सबसे पहले तो खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो खुद पे काम कैसे होता है? स्पिरिचुअलिटी द ओनली की। यही स्पिरिचुअलिटी आपको श्री रविशंकर जी तक लेके गए, जो इनके बहुत फैन फॉलोइंग है। यस, आर्ट ऑफ लिविंग वाले जी। कैसे पहुंचे वहां तक आप? मैंने 2014 में आर्ट ऑफ लिविंग का पहला प्रोग्राम जो है, बेसिक कोर्स हैप्पीनेस प्रोग्राम कहते हैं उसे, वो मैंने 2014 में किया। इट्स 6 डेज प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम करने के बाद 6 दिन में ही मैंने अपने आप में बहुत फर्क देखा। उनकी जो सुदर्शन क्रिया है, वो 6 दिन प्रैक्टिस करने से ही पता चला कि इट्स वेरी पावरफुल, और वो अपने मन को कैसे आप स्थिर कर सकते हो, शांत कर सकते हो। और उसके बाद भी मैंने वो प्रैक्टिस चालू रखी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सीखने के लिए तो सीख सकते हैं, सीखने के लिए काफ़ी लोग सीख रहे हैं, बट उस पर बिलीव करना, उसके रिजल्ट को नोटिस करना और फिर उसके ऊपर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो केवल सुदर्शन क्रिया से इतना फर्क आ जाता है? यस, अगर आप माने तो, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो। ओके। और फिर नेक्स्ट आपने और आगे बढ़ते गए? जी, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे साइलेंस के प्रोग्राम्स हैं। 3 दिन तक आपको मौन रहना होता है खुद के साथ, खुद के अंदर, और वो बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। तो फिर आप आगे और वो साइलेंस वाला 20 प्लस प्रोग्राम्स किए आर्ट ऑफ लिविंग के, और वो मैं रिपीट भी करती रहती हूँ एवरी नाउ एंड देन। 20+ कोर्सेज, आपने प्रोग्राम्स पर्सनली किए? मैंने, हाँ, मैंने उनकी ट्रेनिंग ली। नहीं, मैंने 2009 में आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया और 2015 में मैंने टीचर ट्रेनिंग ली। ओके, सो 2009 से 15 तक मैंने आपने वो प्रैक्टिस किया पूरा। हाँ, फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग ली और मैं ट्रेनर बनी। सो इस समय आर्ट ऑफ लिविंग के आप गुरु हैं, टीचर हैं, जो लोगों को हैप्पीनेस प्रोग्राम सिखा सकते हैं। यस। और आपने मेडिटेशन को बहुत डीपन देखा होगा, तो मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय कभी ऐसा आया है कि आप जा चुके हैं? जा चुके हैं तो नहीं, ऐसा नहीं आया है, बट हाँ, मृत्यु का प्रोसेस जो होता है वो एक्सपीरियंस किया है। मतलब जा चुकी हूँ ये नहीं बोल सकते, बट एक ऐसी प्रोसेस है आर्ट ऑफ लिविंग में जिसमें आपको गाइडेड, और वो उस दौर पे ले जाते हैं कि मान लीजिए आप मर चुके हैं। ओके। हाँ, तो वो जो इमोशंस हैं, हाँ। वो जो आप आंख बंद करके देख रहे हैं कि आप, मतलब खुद को पहले मान लेना कि मैं मर चुका हूँ, और वो पूरा प्रोसेस है। हाँ। और वो करने के बाद ना, ऐसे जो कहते हैं ना, मौत का डर, हाँ, वो निकल जाता है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि मेडिटेशन करते करते दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए और खो गए और ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं? बहुत बार, मैनी अ टाइम। आर्ट ऑफ लिविंग का जो सुदर्शन क्रिया है, वो आपको ये एक्सपीरियंस करवा सकता है। मैंने एक बार क्रिया की थी, बहुत पहले, 20 साल पहले की थी, और मुझे सिर्फ लास्ट मोमेंट याद है। योग निद्रा पे सुला दिया था उस समय, तो वो प्रोसेस था। और योग निद्रा करते करते ऐसा महसूस होता है, शरीर पूरा भारी हो जाता है। हाँ। और वो इतना भारी हो जाता है जैसे कि आपके हाथ में नहीं है हिलना भी। ये ऐसा क्यों होता है? अब वो जो क्रिया है ना, उसको आप बहुत साइंटिफिक है वो, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। और मैं कहती हूँ हर एक
जन को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। मुझे वो तक लगने लगा था कि जैसे शरीर नीचे है, मैं हाँ, हवा में हूँ। जो मैंने आपको बताई ना मृत्यु वाली प्रोसेस, हाँ, उसमें भी आप लिटरली आपकी जो अंदर की सोल है ना, वो बाहर आ जाती है और आप लिटरली देख सकते हैं कि मेरा बॉडी पड़ा हुआ है। एंड अगर खुद की बॉडी को एंड आप देखे, देख रहे वो हैं फिल्मों कि वाला मेरे को सीन दिख रहा है। वैसा वैसा बिल्कुल वैसा, और आप वो फील कर सकते हैं, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप मर चुके हैं, आपकी फैमिली आसपास रो रही है, आपकी बॉडी पड़ी हुई है और आप देख रहे हैं उस चीज को। तो वो लिटरली वो प्रोसेस आपकी बॉडी को और आपकी आत्मा को, आपकी सोल को अलग कर देती है, वो थोड़ी मोमेंट के लिए। तो जो आपने कहा कि मृत्यु को मैं चली गई हूँ ऐसा नहीं है, बट वो थोड़ी मोमेंट के लिए आपको वो फील तो आ ही जाता है। तो फिर इसका मतलब इस तरीके से तो आप लोग कहते हैं कि पिछला जन्म भी देख लेते, तो आप बिलीव करते हैं पिछला जन्म होता है? हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग की ही एक बहुत सुंदर प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड इटर्निटी प्रोसेस। उसमें आप आपके पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं। आपने देखी अपनी पास्ट लाइफ? हाँ जी। क्या थी उसमें? और मैं बहुत कनेक्ट भी कर पाती हूँ। मैंने देखा कि मैं किसी महल में हूँ और बहुत बड़ा महल है जिसमें बहुत सारे झरोखे हैं। हाँ। और मैं वहाँ की महारानी हूँ। तो आप कनेक्ट कैसे करते हैं उससे? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है विंटेज ज्वेलरी, जो पहले के ज्वेलरी है। मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन भी है जिसमें महारानियों का ज्वेलरी है मेरे पास। एक जनरल तरीके से जब मैं आपसे बात कर रहा था या अभी भी कर रहा हूँ उस समय पे, तो मुझे एक एहसास होता है कि एक डरी सी, सहमी सी, साधारण सी, शाई लड़की हैं जो एक दौर से गुजरी हैं, जिसने स्ट्रगल देखा है, जिसने कमी देखी है, जिसने घर में मौत देखी है, बड़े होने की जिम्मेदारी देखी है। क्या ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या आपने वो महसूस किया है? हाँ, मैंने डर को बहुत फील किया है। हमेशा से मुझे डर लगा रहता है। किस चीज का डर है, क्या है, वो कभी समझ नहीं आया, बट हमेशा से कोई एक डर है जो हमेशा से रहता है और अभी तक मैं वो जान नहीं पाई हूँ कि वो क्या है। वो डर आज भी है? काफी हद तक कम हो चुका है, बट है। काफी हद तक कम इसी आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से? हाँ जी। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से लोगों की कई बीमारियां भी ठीक हुई हैं। हाँ। आपने तो टीचर बने हैं, आप गुरु बने हैं, तो आपने देखा है? देखा है। किस किस्म की बीमारी? बीपी कम हो, मतलब बीपी की प्रॉब्लम कम हो गई है, हेडेक्स कम हो गए हैं, माइग्रेन तक की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। शुगर, डिप्रेशन? शुगर तो लाइफ डिसीज है, अगर वो एक बार आ गई तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा या बैलेंस करना पड़ेगा, वो एकदम से नहीं जाएगी। बट रिलेटेड टू स्ट्रेस है, तो जितना आप ये सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो उससे काफी हद तक आपको उस पर हेल्प मिलेगी। तो ऐसे कुछ लोग आए हैं आपके पास जो एकदम पागल हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं या क्या बोलते हैं, अपना आपा खो देते हैं? हाँ। और आर्ट ऑफ लिविंग उसकी मदद कर सकती है? हाँ, डिप्रेशन में हेल्प हो सकती है। कोई केस याद आए तो? काफी 2-3 अभी रिसेंटली ही जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो वैसे यूथ को हम थोड़ा इस पे suggest रोशनी करते डालिए हैं। कि क्या नेचर होता है उन लोगों का। उन ऐसे कौन लोग होते हैं जिन्हें ये डिप्रेशन इतने यंग एज में आते हैं, और वो क्या साइकोलॉजी होती है जिससे वो सुसाइड तक की सोच लेते हैं? अभी आज के बच्चों को आप देखो और आज के पेरेंट्स को आप देखो, तो घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रॉमास चल रहे हैं। कमियां जो हैं वो बच्चे अभी नहीं, जो हमने फेस किया था कि नहीं है तो नहीं है, एक्सेप्ट करो, जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था, वो आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं नहीं सीख पा रहे हैं। और जो फ्रेंड्स कर रहे हैं उनको भी वही करना है, बट वो चेक नहीं कर रहे हैं कि कहाँ क्या लेवल है। ये एक्सेप्टेंस जो है वो किस तरीके का होता है, कि उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या वो दुनिया की सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो हैं? दुनिया की सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी बातें सीखी आपसे। मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और भी है। मुझे श्री श्री रविशंकर जी के बारे में थोड़ा और बताइए डिटेल में। वो कैसे हैं, क्यों लोग उतने उनको चाहने वाले हैं? ही इज जस्ट अमेजिंग। मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि उनकी प्रेजेंस, उनकी ऑरा, उनका वो बच्चों जैसा इनोसेंस, और सबसे बड़ी जो मैंने एक्सपीरियंस की है, दैट इज ग्रेस।
मतलब वो क्या बिहेव करते हैं, हाँ उन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, या जब निकलते हैं आप सबके सामने से मैंने तो? उनमें सब कुछ देखा है, अपने पापा को देखा है, भाई को देखा है, फ्रेंड को देखा है और माँ को देखा है। सो मेरे लिए इज अ कंप्लीट पैकेज। वाह। एंड व्हाट इज द बिग थिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम हिम, मतलब एक द मास्टर स्ट्रोक ऑफ हिज, कि वो जब ऐसा बोलते हैं तो लोगों के दिल जीत जाते हैं? मुस्कुराते रहो, जस्ट कीप स्माइलिंग। just kiss me। और आपकी भी उतनी स्वीट स्माइल है जितनी उनकी है। Yes। स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था आर्ट ऑफ लिविंग, तो जो हमारे सीनियर्स होते थे, तो तब तो मैं इतना नहीं हंसती थी या ऐसे एकदम नॉर्मल रहती थी। तो मैं उनको देखते रहती थी, वो बिना किसी वजह ऐसे ही नॉर्मल भी अगर है तो उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी। तो एक बार मैंने उनको जाके पूछा कि भैया कैसे पॉसिबल है, अगर कुछ रीजन है तो आप स्माइल कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर चल रहा है तो आप स्माइल, बट कांस्टेंट कैसे हो सकता है? तो उन्होंने मुझे एक डायलॉग बताया था, बोले फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक ओरिजिनल वो भाव ना आने लगे ना, तब तक मतलब कोशिश फेक भी हंसते रहो वाह। और वो अपने आप आपके स्वभाव में आने लगेगा। वाह वाह वाह। और मतलब वो मैंने देखा है गुरुदेव में, हमेशा कोई भी मोमेंट में उनको देख लो, कोई भी पिक्चर में उनको देख लो, कोई भी सिचुएशन में देख लो, अगर वो किसी जैसे बहुत सारे युद्ध होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, वो सॉल्व करने के लिए भी हो जाते हैं। तो जहाँ पे दो कम्युनिटीज आमने सामने बहस कर रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं, उस समय में भी उनके चेहरे पे वो मतलब गहराई, वो स्थिरता मैंने देखी हुई है। एक सवाल मैं हर महिला गेस्ट से मेरे यहाँ पे पूछता हूँ, और आपकी स्माइल तो इतनी, मतलब इतनी प्यारी स्माइल है आपकी, और आप है भी सुंदर, तो आज भी आपके कोई दीवाने हैं बचपन से लेके अब तक कोई? हाँ है। तो आज भी कोशिश होती होगी? अब नहीं, इतना नहीं होता है, क्योंकि जवाब में ना ही आना है वो तो पता होता है सबको। सो एनी टाइम कभी ऐसा आया है किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से स्टॉक किया हो या पीछे पड़ गया हो? हाँ हुआ है। हाउ डिड यू टैकल इट? ना कहते जाओ बस। वेरी सॉर्टेड एंड सिंपल। Yes। कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं। ना बोल दो, दैट्स इट। वाओ, एग्जैक्टली यही चीज आपके दोस्तों ने मुझे बताया था कि यू आर वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड एंड पॉइंट टू पॉइंट, दैट्स इट। लास्ट सवाल सभी यंगस्टर्स के लिए, सभी लड़कियां जो आपसे इंस्पायर होती हैं, सभी जो ऑडियंस आपको देख देख के आप जो स्माइल उनके चेहरे पे लाती हैं, उन सब के लिए आपके जीवन के 3 मंत्र जिसके ऊपर आप कायम हैं और अपना जीवन जीते हैं, जिसे वो भी शायद कोशिश करें अपनी जिंदगी में लाने के लिए। सबसे पहले मुस्कुराते रहो, सेकंड सांस लेते रहो, लंबी गहरी सांस लेते रहो, एंड थर्ड डोंट क्विट। कुछ भी हो जाए, डोंट क्विट। मुस्कुराते रहो, लंबी सांस लेते रहो, और कभी हार मत मानो। ये मंत्र है जलबाजी का हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें को बड़ा कैसे बनाते हैं, अहमियत कैसे देते हैं, और लाइफ को कैसे सिंपल सॉर्टेड रखते हैं, ये मैंने आज आपसे सीखा है। थैंक यू।